सबको नमस्कार। आप सभी को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी के ओर से स्वागत सुस्वागत। बच्चों, आज आप सभी लोगों को ईद उल फितर रमज़ान ईद मुबारक हो। बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं वो आप सबको पता है। आज का जो पाठ एवरेस्ट शिखर मेरी यात्रा, मेरी शिखर यात्रा एवरेस्ट, बचेंद्री पाल जी ने इसको लिखा है। मैं आपको कल ही बता चुका हूँ। बच्चों, कल आप जिस तरह से बचेंद्री पाल जी के बारे में बातचीत सुने होंगे और जिस तरह से कवयित्री ने अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने भाषा के बारे में, अपने लेखन के बारे में, अपने जो इच्छा जो है, पहाड़ों को शिखरों को चढ़ने की जो इच्छा होती है उसके बारे में बहुत अच्छे से बताई है। चलिए, आज उनकी खुद की यात्रा, एवरेस्ट की यात्रा जो उन्होंने किया है, उस एवरेस्ट की यात्रा के बारे में कवयित्री ने बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से अपने दिल की बात बता रहे हैं। हम चलते हैं, आज एवरेस्ट की यात्रा के बारे में जानकारी करते हैं। चलिए, एवरेस्ट यात्रा के बारे में कवयित्री बचेंद्री पाल जी ने अपने मन की बात को बता रही है, अपनी यात्रा वृत्तांत को यहाँ पर लिखा रही है, दिखा रही है और समझा रही है। चलिए सुनिए, आगे बढ़ते हैं। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से चल दिया। जैसा कि आप सबको पता है, एवरेस्ट शिखर जो चढ़ने वाले लोग होते हैं, जो उसके ऊपर जाने के लिए थोड़े लोगों को तय किया गया है, ऐसे लोगों में हमारे बचेंद्री पाल जी एक है। उनका एक दल है, दल मतलब समूह, 10 लोग या 7 लोग या 8 लोग जो भी होते हैं, वो एक समूह के लोग होते हैं। और समूह में ये हमारे बचेंद्री पाल जी भी हैं। 7 मार्च को जैसा कि अभियान दल, जैसा कि एवरेस्ट को चढ़ने वाले दल जो होता है, समूह जो होते हैं, लोग जो होते हैं, उन्होंने दिल्ली से काठमांडू को हवाई जहाज़ में चले। 7 मार्च को जो अभियान चलाने वाले, एवरेस्ट को चढ़ने वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों ने 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू को हवाई जहाज़ के तहत, हवाई जहाज़ के रूप में, हवाई जहाज़ पर उन्होंने काठमांडू को चल गए। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। हमसे भी, हमारा दल जो होता है, हमारा समूह जो होता है, हमसे भी पहले और एक दल और एक समूह और थोड़े लोग एवरेस्ट शिखर के पास पहुंचने के माध्यम से वो गए हैं, क्योंकि हम जाते समय, हम जाने से पहले ही वहाँ पर जो हिमपात रहता है, वो हिमपात को हटाने के लिए और हमको एक तरह से वो और भी अच्छा करने के लिए, और जैसा कि हमें जाने आसानी हो सके, हमारे जाने के रास्ते में कुछ भी ठोल ठाल ना हो, छेड़छाड़ ना हो, कुछ सफाई ना हो, ऐसा कुछ नहीं रहना है। सब सफाई करें, आराम से हम जाएं, आराम से हमें जो कैंप है वो कैंप में रहें, जो काम शुरू करने से पहले आराम करें। इस वजह से हमसे एक पहले एक दल गया है उसको साफ़ करने के लिए कहकर यहाँ पर कवयित्री बचेंद्री पाल जी ने कह रही है।
नमचे बाजार शेरपालैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है जो अभी पढ़ा गया है, जैसा कि नमचे, बगीचा, शेरपालैंड का ये दो जो गाँवों के नाम होते हैं, जो स्थलों का नाम जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान के नाम होते हैं। यह नमचे बाजार ही था, एक्चुअली ये सब बाजार ही थे। इसी स्थान तथा यहाँ के आसपास के गांवों के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहाँ से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट का निहारा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। जैसा कि यहाँ पर जो प्लेसेस को मैंने देखा था, ये प्लेसेस को देखते देखते और जिस तरह से हम पहुँचे थे, सागर निहार रहे थे, ऐसा हमें दिखाई दे रहा था, और वहाँ पर एक सागर माता नामक एक नहर था। ये सबको देखते देखते नाम से मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी लगा कहकर यहाँ पर कवयित्री कह रही है। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ़ का बड़ा फूल देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150-150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज़ हवा से सूखा बर्फ़ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ़ का यह ध्वज 10 किलोमीटर की इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफ़ानों को झेलना पड़ता था। विशेषकर ख़राब मौसम में यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्राप्ति विचित्र रूप से आकर्षित थी और उसकी कठिनतम चुनौतियों को सामना करना चाहती थी। जैसा कि हम जो देख रहे थे नज़दीक से एवरेस्ट शिखर को, वहाँ पर नाजुक से देख रहे थे नीचे से ऊपर को, तो वहाँ पर एक ऊपर बहुत ऊपर लगभग शिखर के ऊंचाई से, शिखर के आंचल से 150 किलोमीटर से ज़्यादा वो एक सुतून जैसा लग रहा था। तो बाकी लोग पड़ोस लोग कह रहे थे कि ये ऊपर जो जाते हैं उस शिखर पर 10 किलोमीटर तक बहुत तेज़ी से हवाएं चलती रहती है। वो हवा की वजह से जिस तरह से ये जो अपना वो हवा की वजह से वो बर्फ़ बहुत ज़ोर से जम जाता था, वो दूर हो जाता था और लग जाता था और एकदम जम जाके एक स्तून के जैसा लग जाता था। इस तरह से उन्होंने कहा था, लेकिन यह सुनते ही थोड़ा डर भी लग रहा था। ऐसा मौसम होने के बाद वहाँ पर जाते जाते समय कुछ भी वो हवा में हमें कुछ हो सकता था, परेशानी भी हो सकती थी और कुछ भी हो सकता है। फिर भी अपने जो काम के लिए आए हैं वो काम को पूरा करके ही जाएंगे। यह कहते हुए कवयित्री ने बहुत खुशी से कह रही है, हम आगे बढ़ना ही है, कहीं रुकना ही नहीं है। ये कहते कहते उन्होंने कहा रहा है कि हमारे जो पीछे बहुत सारे यात्री यहाँ से गए थे, बहुत सारे लोग यहाँ से आए थे, लेकिन कितना भी हो एवरेस्ट शिखर को हम अधिरोहण करके ही जाना है, ये कितना भी कठिन भी क्यों ना हो, कहकर अपने आप में कवयित्री अडिग रह रही थी। जब हम 26 मार्च को पैरिच पहुँचे, हमें हिम स्खलन के कारण हुई एक शेर्पा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुम्भू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से ब्लासी रास्ते की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ़ की चट्टान
नीचे खिसक आई थी। 16 शेर्पा कुलियों के दल में से एक ही मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। जिस तरह से ये जो चल रहा है, ये जो हम शिखर की यात्रा चल रही थी, वो लोग ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन वो जहाँ वहाँ पर जो ये आ रहे थे धूप, जैसा कि वहाँ पर जो भी अभियान मतलब चढ़ाई होती है, आगे बढ़ना होता है, किसी काम के लिए प्रतिबद्धता होना पड़ता है। इसका मीनिंग ये है। दुर्गम का मतलब ये होता है जहाँ पहुँचना कठिन हो, कठिन मार्ग को दुर्गम कहते हैं। बच्चों, आपको मीनिंग भी मैं इस तरह से कह रहा हूँ, सुन लीजिए। दुर्गम वो होता है जहाँ पहुँचने के लिए कठिनतम होता है, उस कठिन मार्ग को दुर्गम कहते हैं। हिमपात वो होता है हिम का बर्फ़ का गिरना। जब बर्फ़ गिरता है उसको हिमपात होता बोल के कहते हैं। बर्फ़ गिरता तो होता ही रहता है, वो बर्फ़ गिरने को ही हिमपात कहते हैं। जैसे कि आकर्षित होना मतलब मुग्ध होना, आकृष्ट होना, इंटरेस्ट होना, रोमांचित होना कहते हैं। जैसा कि अवसाद, उदासी, अवसाद मतलब अफसोस, हाय, जिस तरह से अफसोस होने को अवसाद कहते हैं। ग्लेशियर मतलब बर्फ़ का नदी, ग्लेशियर को इसे कहते हैं बच्चों, किसे कहते हैं? नदी का नाम है, बर्फ़ की नदी का नाम को ग्लेशियर कहते हैं। अनियमित मतलब नियम विरुद्ध, जिसका कोई नियम ना हो। अनियमित मतलब नियम नहीं है उसका अनियमित, नियमित के विरुद्ध है, उसको क्या कहते हैं? नियम के विरुद्ध। आशाजनक, आशा उत्पन्न करने वाला, आशा उत्पन्न करने वाला। आशाजनक मतलब ये होता है खुशी होता है, आशा होती है, इंटरेस्ट होती है, वो काम पूरा होने की जो मन में उमंग होती है उसको आशाजनक कहते हैं। जैसा कि भौन चक्की, हैरान, भौन चक्की को क्या कहते हैं? हैरान होना कहते हैं। मैं मीनिंग आपको क्लैरिटी से बता रहा हूँ बच्चों, अच्छे से सुन लीजिएगा। अव्यवस्थित, व्यवस्थाहीन, जिसमें कोई व्यवस्था ना हो, जिसमें कोई व्यवस्था नहीं है उसको अव्यवस्थाहीन कहते हैं। अव्यवस्थाहीन के अंतर्गत ये सब हम बताए जा सकते हैं। प्रवास, यात्रा के रहना, प्रवास उसे कहते हैं, यात्रा में रहने को प्रवास कहते हैं। यात्रा के अंतर्गत हमको कोई प्लेस, कोई स्थान हमें मिल जाता है, उसको यात्रा प्रवास कहते हैं। हिमविदार, दरार तरेड़, दरार करना, तरेड़ करना, मेहनत लगना, इसको हिमविदार कहते हैं। आरोही, ऊपर चढ़ने वालों को आरोही कहते हैं। आरोही मतलब ऊपर चढ़ने वालों को पर्वतारोही कहते हैं। जैसा कि पर्वत के ऊपर चढ़ने वालों को पर्वतारोही कहते हैं। और विख्यात, मशहूर और प्रसिद्ध इंसान को विख्यात कहते हैं, मशहूर कहते हैं। अभियंत्रिकी, तकनीकी, जैसा कि टेक्निकली जो यंत्र होते हैं हमारे पास उसको टेक्निकली यंत्र कहते हैं। नौसिखिया, नई सिखाने वाला, नया सिखाने वाले को नई सिखिया कहकर कहते हैं। विशाल, विशालकाय पुंज, बड़े आकार के बर्फ़ के टुकड़े, बड़े आकार के बर्फ़ के टुकड़े को क्या कहते हैं? विशालकाय पुंज कहते हैं। और पर्वतारोही, पर्वत को चढ़ने वाले को पर्वतारोही कहते हैं। आरोहण, चढ़ता ऊपर की ओर चढ़ते ही ऊपर की ओर जाने को पर्वतारोही कहते हैं। और कर्मठता, काम में कुशलता, कर्म के प्रति निष्ठता होना, काम के प्रति कर्म से जो निष्ठता होती है उसको कर्मनिष्ठता कहते हैं। आरोहण, चढ़ना, ऊपर की ओर जाना। कर्मठता, काम में कुशलता, कर्म के प्रति निष्ठा, जो कर्म के प्रति जो निष्ठा होती है, काम के प्रति जो निष्ठा होती है उसको कर्मनिष्ठा कहती है। उपस्कार, आरोही का आवश्यक सामग्री, आरोही जो पर्वत को आरोहण करने वाला, पर्वत को चढ़ने वाले के प्रति कंपनसरी होने वाला जो उपस्कार, जो सामग्री होती है उसको उपस्कार कहते हैं। और उसी तरह से शंकु, शंकु जैसा कि नोक,
नोक जो होती है उसको शंकु कहते हैं। उपलब्धि मतलब प्राप्ति, जो उपलब्धि प्राप्त होता है मतलब जो बेनिफिट्स लिया गया है उसको उपलब्धि कहते हैं। जोखिम खतरा, जोखिम जो होता है उसको खतरा कहकर बुलाते हैं। ये सब मीनिंग आपको इसलिए बताया हूँ बच्चों, आपको पहले ही आपको मीनिंग समझ में आए, बाद में आप लोगों को अच्छे से पढ़ने में आसान हो जाए और लिखने में भी आसान हो जाए। चलिए अब हम चलते हैं लेसन में। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को, अवसाद मतलब क्या होता है बच्चों? यस, उदासी देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट दिया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी हो आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। जैसा कि वहाँ पर से एक तरफ से हमको एक उदाहरण मिलता है, एक बात मिलती है कि वहाँ पर कुछ हो गया है, वहाँ पर घायल हो गए हैं तो उधर आना जाना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर हमें मालूम होती है, दिखाई देती है। कवयित्री बेर कह रही है कि वहाँ पर सुनने के बाद हमारे जो दल में हुए, हमारे जो एवरेस्ट शिखर को जाने के लिए दल में जो हमारे फ्रेंड सर्किल जो है, हम चढ़ने के लिए तैयारी कर रहे थे, हम सब लोग एकदम उदासी हो गए, हमको करने बहुत दुख हो रहा है। तब हमारे कर्नल साहब ने, हमारे जो मास्टर साहब ने हमको यह उद्देश्य कहते हुए, यह बताते हुए हमें खुशी लगा कि भाई आप लोग जो है, जो काम करने के लिए यहाँ आए हैं, इस काम के लिए आप मरना भी है, को करना भी है, कुछ भी करने के लिए आम बात हो जाती है। जैसा कि जो काम करने के लिए एवरेस्ट पे चढ़ना बहुत आसान नहीं है। यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। एवरेस्ट को आरोहण करते करते हुए बहुत लोग मर जाते हैं, थोड़े लोग घायल हो जाते हैं, थोड़े लोग बीच में ही निकल के आ जाते हैं। ऐसे बात तो आसानी की बात है, आम बात है। इस तरह की आम बातों को हम ध्यान में नहीं रखनी चाहिए। ये कहते हुए उनकी उदासी को दूर कर रहे कौन? कर्नल साहब, उनके मास्टर साहब। हम आगे बढ़ते हैं। अब उपनेता प्रेमचंद जी अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे। 26 मार्च को फैरिच लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा कुंभ हिमपात की स्थिति में हमें अवगत कराया। जब हम चढ़ने के लिए हम जाने से पहले हमारा पहला दल जो होता है, वो दल के मालिक जो मास्टर साहब हमको सब कुछ बता दिया है। जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कुंभ हिमपात, एकदम हिमपात हमारे ऊपर पड़ जाता है, एक साथ आ जाता है, उससे हमें कैसे बचना है, उससे कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हमको हमारे मास्टर साहब ने बता दिए हैं। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 6,000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहाँ तक का रास्ता साफ़ कर दिया है। जैसा कि हिमपात का रास्ता जो है 6,000 किलोमीटर का है, वो वहाँ तक हमने आपके लिए साफ़ कर दिया है कहकर पहला दल वाले लोगों ने हमसे कह दिया है। वहाँ तक का रास्ता साफ़ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया है कि पुल बनाकर, रस्सियाँ बांधकर रथ इंडिया तथा झंडियों से रास्ता चिह्नित कर सभी बड़ी कठिनाइयों को नायजा ले लिया गया था। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के लिए किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। जैसा कि वहाँ का माहौल जो होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होने लगती है और बर्फ़ ज़्यादा होने लगता है ग्लेशियर में। जब हिमालय एवरेस्ट शिखर पर जब ये ऐसा होता है तो फिर रास्ते को साफ़ करना पड़ता है, फिर से सब प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इन सब को दूर करना पड़ता है। फिर से
हम जो पहले में किए थे उसको फिर से करके हमारा काम फिर को आगे बढ़ना होता है। लेकिन फिर से हम आपके लिए कुछ करेंगे बोल के कहते हैं वहाँ के पहले दल के लोग। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। बेस कैंप मेन कैंप में जाने से पहले फिर हमको और एक मृत्यु की खबर मिल गई। मृत्यु मतलब मर जाने की खबर। वहाँ पर थे बहुत सारे लोग चढ़ते रहते मरते रहते और बहुत सारे लोग आगे बढ़ते रहते, लेकिन एक कोशिश तो जारी रहती है। ये भगवान की कृपा है। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। जलवायु सही नहीं होने के कारण, जैसा कि रसोई सहायक जो होता है, जलवायु सही नहीं रहने के कारण रसोई में जो काम करने वाला होता है, हमारे को खाना पका के डालने वाला जो होता है, उसकी मृत्यु हो गई है कहकर मालूम हो गई है। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। सही बताए जाए, हम एवरेस्ट शिखर को चढ़ते समय उतना निश्चित रूप से हम नहीं चढ़ पा रहे एवरेस्ट शिखर को। देखिए इस तरह से बहुत सारे परेशानियां हो रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली सबको तो वो बहुत कुछ मेहनत तो होता ही रहता है। देखिए क्या होता है। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले दो बार देखा था, लेकिन एक दूरी से बस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा उनकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौंचक्की होकर खड़ी आ गई और एवरेस्ट ब्लासों और नुत्सों की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मोटी नदी की निहारती रही। जैसा कि मैं 2 बार देखा था ऑलरेडी, फिर भी और एक बार मैं देखने गई थी। वहाँ पर मोटी छोटी बड़ी जैसा कि नदियों को देख रही थी, एवरेस्ट को देख रही थी, और सब कुछ को मैं एक तरह से सब कुछ तरह से वहाँ पर जो चीज़ होती है, जो मेहनत होती है, जो परेशानियाँ होती है, वो सबको निहार रही थी। मैं चन्नी थी इसलिए सबको निहार रही थी कहकर कवयित्री बेचेंद्री पाल जी ने कह रही है। हिमपात अपने आप में एक तरफ से बर्फ़ के खंडा का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था और हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती थी। इससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टान तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति कारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरा पड़ने को विचार और इसी द्वारा का गहरे चौड़े हिम विदर्भ से बदल जाने का मात्रा ख्याल ही बहुत डरवाना था। और इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों के प्रतिदिन छूता रहेगा। जैसा कि जो हम कर रहे थे आज, जो कुलियों के साथ कर रहे थे, बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे थे, ये सब करने के बावजूद भी जो बर्फ़ चलते ही रहता है, लोग जाते ही रहते हैं, वायु चलते ही रहता है, पानी जाते ही रहते हैं, सब काम चलते ही रहता है। सब काम के साथ साथ जो हम यात्रा करनी ही है। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्टों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों के बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी।
जैसा कि हम किस तरह से चढ़ना है, किस तरह से एल्यूमिनियम के सीढ़ियों को चढ़ना है और किस तरह से बर्फ़ से बचना है, किस तरह से उस पानी को अलग से करना है और सब मिलकर किस तरह से अधिरोहण करना है, ये सब बातें हमारे मास्टर जी ने, डॉक्टर मेहता ने ये सब बता रही थी। तीसरा दिन हिमपात से कैंप एक सामान ले ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। ऋतु, गोम्बू तथा मैं साथ साथ चल रहे थे। हमारे पास एक वाकी टाकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थी। जैसा कि हम जब चल रहे थे, हम ऊपर जा रहे थे, जब हमारे पास हम और मैं और मेरी साथी थी, हम दोनों को एक ही वाकी टाकी था। वाकी टाकी से मेन कैंप्स को हम बताए जाते थे, वायर से हम बताए थे, जैसे कि हम कैंप से आगे जा रहे। ये सुनते ही हमारे कर्नल साहब ने मेन कैंप में जो है उन्होंने बहुत खुश हो गए थे। बहुत खुश होकर उन्होंने कहा था वेरी गुड। उन्होंने ऐसा कि पहले जाने वाले हम ही हैं, इससे उन्हें बहुत खुश हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अंगदोरजी, लोमसांग और गगन बस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 19 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्राप्ति थी। जैसा कि आगे चलकर हम लोगों ने 29 अप्रैल को 7,009 किलोमीटर आगे जाकर मेन कैंप तक फिर से आगे लगाए थे, उसको भी हम पहुंच गए थे। अब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी। तेनाजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेगी के साथ हमारा पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरफा खुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी और मैंने अपने परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसाखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है, तेनजिंग यहाँ हमसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुँचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। जैसा कि वहां पर एक व्यक्ति आए थे उनके बेटे के साथ और उनके साथ कवयित्री की बातचीत हो रही थी। जब कवयित्री की बातचीत हो रही थी, बातों बीच बात हुई कि ये मेरी पहली ये है। कवयित्री बता रही थी कि एवरेस्ट को अधिरोहण मेरा पहला पार्ट है, पहली बार मैं चल रही हूँ कहकर ये सब बता रही थी। बाद में उन्होंने बताया है कि मेरा भी यही मुस्कुराकर कहा है, ये मेरा भी पहला ही एवरेस्ट शिखर अधिरोहण है, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कह रहा है। तो उन्होंने और एक बार उसके कंधे पर हाथ डालकर कहा कि ये आप तो पहाड़ी की इंसान हैं, तो आप पहले ही कर लेना था। तो उन्होंने क्या जवाब दिया है पता देखिए। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लासो की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलान के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोपसांग तशारिंग मेरे तंबू में थे। यंडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से
मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेर्पा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ की टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक ज़ोरदार धमका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडा बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चली रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। यह क्या हो गया है था। एक लंबा बर्फ़ का पिंडा हमारे पाँव के कैंप के ठीक ऊपर लासा ग्लेशियर के टूटकर नीचे आ गया था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंड को बर्फ़ के टुकड़े तथा जमी हुई बर्फ़ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज़ गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलन से नीचे आते हुए हमारे कैंप के तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। जैसा कि यहाँ पर जो लोगों ने बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद उन्होंने सो रहे थे सब लोग मिलकर। जब आधी रात 12:30 को उनको पास एक बहुत ऐसा लगा कि उनके पैरों पे, उनके हाथों पे, उनकी कुंडलियों पे, सब पे जो उनके एक भारी सा कुछ पड़ गया है। तो वहाँ से जैसा कि सब लोग उठ के देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है। वो कहीं से आया है, बहुत तेज़ी से आया है। फिर भी सबको चोट तो लगी है लेकिन किसी की मौत नहीं हुई है कहकर यहाँ तक आज इस पाठ को रोक रहा हूँ। देखिए आप सब लोगों को अच्छा समझ में आ रहा है बोल के समझ रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोग अच्छे से ध्यान से सुन रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से क्वेश्चन कर रहे हो। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब लोगों को फिर से ईद की बधाई देते हुए ईद उल फितर की, रमज़ान ईद की बधाई देते हुए हमारे ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी चैनल को और भी आप लोग शेयर कर रहे हो और लाइक कर रहे हो और सब्सक्राइब कर रहे हो, इसलिए आप सबको बधाई, शुक्रिया, थैंक यू कहते हुए मैं यहाँ तक रोक देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।